हम बात कर रहे हैं हीट वेव की एंड हीट स्ट्रोक की। हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम की एंड सोल्यूशन की। जितनी गर्मी अभी आपने देखी, इतनी गर्मी शायद आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि हर साल गर्मी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ती जा रही है। तो इसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या है? दैट इज़ हीट स्ट्रोक। आप ये देख रहे होंगे कि अपने आसपास लोगों में ऐसी खबरें भी पढ़ रहे होंगे कि अक्सर लोग हीट स्ट्रोक से आजकल मारे जा रहे हैं। तो ऐसा कोई हीट स्ट्रोक का विक्टिम अगर आपके सामने पड़ जाता है तो आपको क्या करना है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। हीट स्ट्रोक के विक्टिम को बचाने के लिए आपको समझना पड़ेगा हीट स्ट्रोक क्या है। हीट स्ट्रोक का मतलब कि गर्मी की वजह से आपका बॉडी का जो टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म वो कहीं खराब हो गया और जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक हो गया। जिस तरह से आपकी गाड़ी की इंजन ज़्यादा गर्म हो जाती है तो वो गाड़ी रुक जाती है और तब आप इंजन में पानी मारते हैं और इंजन ठंडा होता है, तभी आप गाड़ी को दोबारा स्टार्ट कर पाते हैं। सिंपली इसी तरह से बॉडी के केस में हीट अगर ज़्यादा झेलने की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है तो बॉडी को हीट स्ट्रोक हो जाता है। हीट स्ट्रोक का मतलब कुछ क्लासिक सिम्टम, उसको अगर छुएंगे ऐसे विक्टिम को तो टेम्परेचर बहुत हाई होगा और ज़्यादातर चेहरे में रेडिशनेस आपको नज़र आएगी, पल्स रेट बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, शैलो ब्रीदिंग होने लगेगी, उसके बोलने की क्षमता में आपको कमी दिखाई देने लगेगी, वो कन्फ्यूजन में दिखाई देने लगेगा, या कोमा भी हो सकता है, सीजर भी हो सकता है, या फिर वो इंसान बेहोश भी हो सकता है या बेहोश ही हो जाता है। तो ये है क्लासिक कॉमन सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक। और अगर आपने ये सारे सिम्टम्स देखे तो यानी कि पेशेंट इज इन हीट स्ट्रोक, और अगर वो हिलडुल नहीं रहा है और हीट स्ट्रोक में ग्रस्त है यानी कि वो बेहोश है, तो आपको क्या करना है, इसको समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए सिंपली आपको उसको लिटाना है इस तरह से। आप देखिए इंक्लाइन डाउन लिटाया है, यानी कि जो सिर का साइड है वो थोड़ा रेज्ड है और पैरों का साइड थोड़ी नीचे की तरफ है। इस पोस्चर में उसको, इस पोजीशन में आपको लिटाना है और उसके बॉडी को ठंडा करना है। ठंडे करने का सबसे आसान तरीका, अगर कोई चद्दर आपके पास है उसको ठंडे पानी में डाल के निचोड़ के उसके ऊपर अगर आप ढक देते हैं तो उससे उसको ठंडक मिलेगी। अगर कोई बर्फ अगर अवेलेबल है तो उसके बगल में बर्फ रख सकते हैं और साथ में ठंडी पट्टी भी कर सकते हैं, जिससे उसके बॉडी को जल्द से जल्द हम ठंडा करें। जैसे जैसे बॉडी ठंडा होगा वैसे वैसे उसका होश आता जाएगा, वैसे वैसे उसके सिम्टम नॉर्मलाइज होते जाएंगे। सिम्टम नॉर्मल होने के बाद अब उसको पानी पिला सकते हैं, होश में आने के बाद उसको पानी पिला सकते हैं। जब वो बेहोश है तब मुंह में कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है। और अब सवाल आता है कि हीट स्ट्रोक हो ही ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पानी लगातार पीते रहना पड़ेगा। जब भी कभी बाहर जाएं तो एक बड़ा बोतल लेके जाएं, हर 15-20 मिनट में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। बड़े वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सके तो दिन में 2 बार कोकोनट वाटर, फ्रेश कोकोनट वाटर भी पिए। याद रखिए कोकोनट वाटर इज द बेस्ट मिनरल वाटर गिवन बाय द नेचर, गिवन बाय द गॉड। उसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट हैं जिन न्यूट्रिएंट की आपको जरूरत है टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम हीट स्ट्रोक। कोकोनट वाटर में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, हर तरह का मिनरल्स एंड विटामिन का एक प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में एक कलेक्शन है जो आपके बॉडी में जाते ही इमीडिएटली एब्जॉर्ब होता है और क्विकली आपके बॉडी को रीवाइटलाइज करता है। तो इस तरह से आप हीट स्ट्रोक के विक्टिम को रिवाइव भी कर सकते हैं, और या फिर जो मैंने अभी बताया इससे आप हीट स्ट्रोक हो ही ना उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हीट स्ट्रोक से मिलता जुलता है फेंटिंग। फेंटिंग इज नॉट अ हीट स्ट्रोक, लेकिन वो दिखने में कई बार सिमिलर रख सकता है, इसलिए इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। आपने अक्सर स्कूल असेंबली में देखा होगा, बचपन में बच्चे खड़े होते हैं सावधान की पोस्चर में और कभी कभी वो धड़ाम से गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। इसे बोलते हैं फेंटिंग। फेंटिंग का बेसिक कारण है, जब आप एक ही पोस्चर में लगातार खड़े रहेंगे तो धीरे धीरे 20 मिनट के बाद, लगभग 20 मिनट के बाद धीरे धीरे आपका ब्रेन का ब्लड पूल होने लगेगा टुवर्ड्स द लिम्स, पैरों में। ब्रेन में ब्लड की सप्लाई जब कम होगी तो आप बेहोश हो जाते हैं या बेहोश हो सकते हैं, तो इसे कहते हैं फेंटिंग। फेंटिंग में उसके जो सिम्टम्स होंगे वो हीट स्ट्रोक के सिम्टम से जस्ट अपोजिट होंगे। उसका ब्लड प्रेशर कम होगा, उसका पल्स रेट कम होगा, उसका हार्ट रेट कम होगा, उसके बॉडी टेम्परेचर कम होगा, चेहरा उसका पीला पड़ जाएगा लाल पड़ने की जगह। तो दीज आर द क्लासिक एंड कॉमन सिम्टम ऑफ फेंटिंग। फेंटिंग के केस में भी उसको लिटा देना है, लेकिन लिटाते वक्त जो पोजिशनिंग होगी, पैर इंक्लाइन अप होगा, सिर इंक्लाइन डाउन होगा। अगर आप इंक्लाइन नहीं लिटा सकते तो सिंपल इतना करना है, फ्लैट लिटा दिया और दोनों पैरों को रेस कर दिया, पैरों के नीचे या तो कोई कुर्सी लगा दी या कुछ पिलोज लगा दिए, ताकि जल्दी से जो पैरों की तरफ ब्लड पूल हुआ है वो सिर की तरफ जाए, और जितनी जल्दी सिर की तरफ
तरफ ब्लड जाएगा उतनी जल्दी वो होश में आ जाएगा। होश में आने के बाद उसको पानी पिला सकते हैं। उस वक्त उसका बॉडी ठंडा रहेगा शुरू में, तो उसके बॉडी को गर्मी देने के लिए कोई चद्दर वगैरह है तो उससे आप ढक देंगे तो उसकी बॉडी को गर्मी मिलेगी, तो उसको कंफर्टेबल लगेगा, तो उसका होश में आना आसान हो जाएगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फेंटिंग एंड हीट स्ट्रोक। अब बात कर लेते हैं कि ये हीट वेव आ ही क्यों रहा है और इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा वजह, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा वजह जो है वो है जानवरों को खाना, यानी कि नॉन वेजिटेरियन फूड। व्हेन आई से नॉन वेजिटेरियन फूड, इट ऑल्सो इंक्लूड्स डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ। ये कोई प्लांट से उग के नहीं आता, ये जानवरों से आता है। इस कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा समझना ज़रूरी है, बिकॉज सवाल है लाइफ एंड डेथ की, नॉट जस्ट लाइफ एंड डेथ ऑफ ए ह्यूमन, लाइफ एंड डेथ ऑफ द प्लैनेट अर्थ। तो इसको समझने के लिए ज़रा इस स्लाइड पे गौर कीजिए। 1 किलो मीट को तैयार करने के लिए लगभग 1 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है, तब 1 किलो मीट तैयार होता है जो इंसान खाता है। लेकिन 1 किलो आलू तैयार करने के लिए सिर्फ 500 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। तो आप देख रहे हैं कि जब आप मीट को तैयार करते हैं तो जो नेचुरल रिसोर्स को कितना गुना ज़्यादा आपको वेस्ट करना पड़ता है, तब मीट तैयार होता है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझें तो ये समझिए कि 2 फुटबॉल ग्राउंड बराबर की जगह में जितने जानवरों को रख के, उनको पाल पोस के, उनको खाने के लिए लाइव स्टॉक को तैयार जब करते हैं, जिससे एक इंसान को ही फीड कर सकते हैं 1 साल में। अब उतनी ही जगह में अगर आप प्लांट उगा दें, उस प्लांट से जो फल सब्जी उगेंगे उससे 2 फुटबॉल ग्राउंड बराबर जगह से 1 साल में 14 लोगों को आप फीड कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब आप एनिमल्स को यूज़ करते हैं एज ए फूड, तो आप नेचुरल रिसोर्स को कई गुना ज़्यादा यूज़ करते हैं, कई गुना ज़्यादा वेस्ट करते हैं, तभी जाके एनिमल्स को यूज़ कर पाते हैं एज ए फूड। अब इसमें थोड़ा और हम समझने की कोशिश करते हैं, वो ये कि 1 साल में हमारे जो इंसान की तादाद है, पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, वो है 800 करोड़। ये जो 800 करोड़ लोग हैं, इनमें 75% नॉन वेजिटेरियन लोग ही हैं पूरे दुनिया में। तो ये लोग मिलके 1 साल में करीब 150 करोड़ गायें खा जाते हैं, 100 करोड़ भेड़ बकरियां खा जाते हैं, 100 करोड़ पिग्स सुअर खा जाते हैं। तो यानी कि 350 करोड़ तो ये 3 तरह के जानवर मिला के हर साल खाते हैं। और इसके अलावा 5000 करोड़, 5000 नहीं बोल रहा हूँ, 5000 करोड़ चिकन्स, मुर्गियां खा जाते हैं, राइट। तो इन सबको अगर मिला लें, हर तरह के जानवर जो इंसान खाता है, तो लगभग एक इंसान के हिस्से में 800 करोड़ की पॉपुलेशन है। हर इंसान अपने 1 साल में 1 गाय बराबर का जानवर खा जाता है। याद रखिए, गाय का जो वेट एवरेज होगा 500 केजी, लेकिन उस 500 केजी वेट से सिर्फ 100 केजी ही मीट निकलता है जो खाने योग्य है। तो इससे आप समझ सकते हैं कितने भयंकर तरीके से एनिमल स्लॉटरिंग होती है, कितने भयंकर तरीके से एनिमल को प्रोड्यूस किया जाता है। और इतने ज़्यादा तादाद में जानवरों को प्रोड्यूस करने के लिए अननेचुरल टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, अननेचुरल टेक्निक्स एंड केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। और ना केवल जानवर को प्रोड्यूस करने के लिए, पैदा करने के लिए, जानवरों को इवन उससे दूध निकालने के लिए भी आपको नेचुरल टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है, और साथ में ग्रोथ हार्मोन्स का यूज़ किया जाता है। जब जानवरों में ज़्यादा एंटीबायोटिक, ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन देंगे ताकि उससे ज़्यादा दूध निकले, तो दूध निकलने के बाद वो दूध के साथ कुछ बैक्टीरिया, कुछ पस सेल्स, कुछ पेस्टिसाइड्स, कुछ आर्टिफिशियल हार्मोन्स एंड कुछ एंटीबायोटिक्स, ये सारा कुछ दूध के साथ ही निकल के आता है। तो जब आपके ग्लास में दूध होता है, वो सिर्फ अकेला दूध नहीं होता, उसमें कुछ ब्लड सैंपल्स होंगे उसी गाय के, कुछ पस सेल्स होंगे उसी गाय के, कुछ बैक्टीरियाज होंगी और कुछ एंटीबायोटिक्स होंगे, कुछ आर्टिफिशियल हार्मोन्स होंगे। यानी कि आप एक ऐसा मिक्सचर ले रहे हैं जिसमें दूध सिर्फ एक पार्ट है, बाकी ये सब है। और ये सारा कुछ होगा ही होगा क्योंकि वो जो गाय है जिससे खूब ज़्यादा प्रोडक्शन दूध का लेना है, तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उसके पूरे बॉडी में या खास तौर पे स्तन में घाव होने लगते हैं। इसीलिए WHO ने दूध के पैकेट में पस सेल का होना, ब्लड सेल का होना, बैक्टीरिया का होना, हार्मोन का होना, या फिर आर्टिफिशियल हार्मोन का होना, या फिर एंटीबायोटिक का होना लीगलाइज कर दिया है। उसकी एक पर्टिकुलर मात्रा निर्धारित कर दिया है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं कि इनके बिना प्योर दूध आपको मिल जाए। तो यानी कि आप दूध नहीं पी रहे हैं, दूध के साथ आप वो
ग्रोथ हार्मोन भी पी रहे हैं, आप वो बैक्टीरिया, आप वो पस सेल भी पी रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब आपके ग्लास में दूध हो, आप उसको पीने लगे तो इस स्लाइड को ज़रूर याद कर लीजिए। यानी कि यू आर क्रिएटिंग ए पेनफुल सिचुएशन फॉर द एनिमल्स, राइट। लेकिन यहाँ पे बच आप भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रही है इसको समझना होगा। ग्लोबल वार्मिंग के होने की जो वजह है उसमें कई सारे वजह है। सबसे बड़ी वजह तो एक वजह तो है जो फ्यूल कंजम्पशन, पेट्रोल डीजल या इंडस्ट्रीज जो बन गई हैं उससे धुआं निकलता है, वो एक वजह है। लेकिन उससे भी बड़ी वजह है लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक मतलब जानवर जिन्हें हम खाने के लिए पैदा करते हैं, सिर्फ ये मकसद है उसको खाना है या उसका दूध पीना है, राइट। जानवरों के माध्यम से 40% ग्लोबल मीथेन एमिशन होता है। 40%, 40% जो कारण है वो सिर्फ एक है, वो है जानवर को प्रोड्यूस करना जिनको हम अपना भोजन बनाते हैं। कारण क्या है इसको समझना पड़ेगा थोड़ा साइंटिफिकली। अभी जब आप ब्रीथ आउट करते हैं तो आपके नाक से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि हीट को संरक्षित करता है, वो अपने अंदर खींचता है, ठीक। लेकिन इससे भी कई गुना ज़्यादा हीट एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी है मीथेन में, CH4 में। जब आप खाना खाते हैं बॉडी के अंदर एक डाइजेशन प्रोसेस होता है, उससे मीथेन का प्रोडक्शन होता है। जितने ज़्यादा जानवर होंगे उतने ज़्यादा मीथेन प्रोडक्शन होगा। तो लाइफ स्टॉक को हम प्रोड्यूस करते हैं, उन लाइफ स्टॉक को खिला पिला के बड़ा करते हैं। तो इस चक्कर में ना केवल आप नेचुरल रिसोर्स को ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, पानी को, ज़मीन को और पेड़ पौधों को, उनके रखाव के लिए, उनको बड़ा करने के लिए, बल्कि उनकी बॉडी से जो मीथेन निकल रहा है वो मीथेन इज द 40% कंट्रीब्यूटर फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का 40% कंट्रीब्यूशन सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम जानवर खाते हैं और खाने के लिए अनयूजुअल तरीके से जानवर को पैदा करते हैं, उनको रखरखाव करते हैं। इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने ऐलान किया 2006 में द मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज एनिमल फूड। और इसी एनिमल फूड्स को अगर हम कम करते जाएं तो ग्लोबल वार्मिंग भी उसी रफ्तार से कम होती चली जाएगी। सो देयर इज ए डायरेक्ट कनेक्शन। तो करना क्या होगा, यू हैव टू बी अ प्लांट ईटर, प्लांट बेस्ड फूड में रहना पड़ेगा। द काइंड ऑफ फूड, द DIP डाइट जो मैं पिछले 14 साल से आपको बता रहा हूँ। जो लोग मेरे फॉलोअर हैं जो DIP डाइट पे अपने आप को ट्रांजिट कर चुके हैं, जिन्होंने डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल फूड छोड़ चुके हैं, उन्हें सबको पता है कि जैसे आप DIP डाइट लेते हैं तो आपके 21 दिन के अंदर जॉइंट पेन वगैरह कम होने लगते हैं। 1 महीने के अंदर आपका चेस्ट पेन, एंजाइना कम होने लगता है। 2 से 3 दिन में आपका ब्लड शुगर कम होने लगता है। 7 दिन के अंदर आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। आपका जो बॉडी वेट, जो बहुत मोटे थे जो लोग, वो धीरे धीरे नॉर्मल वेट में आने लगते हैं। यानी कि प्लांट बेस्ड जैसे आप करते हैं DIP डाइट काइंड ऑफ फूड, दैट रिड्यूसेस योर पेन। जब आप प्लांट बेस्ड जाएंगे तो जाहिर सी बात है एनिमल्स को ना तो उतना प्रोडक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना एनिमल पे अत्याचार करनी पड़ेगी। तो आप एनिमल का पेन भी कम कर रहे हैं। जब आप प्लांट बेस्ड जाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, यानी कि ग्लोबल पेन भी कम होगा। जो चीज़ आपके लिए अच्छी है वो चीज़ पृथ्वी के लिए भी अच्छी है। तो यानी कि अब आपको समझ आप गए होंगे कि ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण कोई और नहीं है, हमारा चॉइस ऑफ फूड इज़ द बिगेस्ट कॉज, राइट। तो चॉइस ऑफ फूड को चेंज करने से सबसे पहला फ़ायदा, सबसे जल्दी फ़ायदा आप ही को होने वाला है। और पहला फ़ायदा तो पहले 3 दिन में आपको दिखेगा। जैसे मैंने बताया, आपका ब्लड शुगर नॉर्मलाइज होने लगेगा, एनर्जी बढ़ने लगेगी, नींद अच्छी आने लगेगी, डिप्रेशन गायब होने लगेगा। तो ये सारे फायदे दिखते हैं जो हम अपने 72 आवर्स कैंप में, हर महीने हमारा कैंप होता है हिम्स मेरठ में, हमारे कैंप में जो पेशेंट आते हैं वो चकाचौंध रह जाते हैं कि जैसे ही उन्होंने सिर्फ एक चेंज किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लूँगा जो एनिमल ओरिजिन से आता है, मैं वो सारी चीज़ खाऊंगा जो प्लांट ओरिजिन से आता है, और हो सके तो उन्हें उसी फॉर्म में खाऊंगा जिस फॉर्म में कुदरत ने बनाया है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कच्चा। तो जैसे ही आप ऐसा करने लगते हैं इमीडिएटली उसका इफेक्ट दिखता है, आपका खुद का दर्द कम होने लगता है। तो उसके बाद आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द ग्लोबल हेल्थ, राइट। योर हेल्थ एंड ग्लोबल हेल्थ आर कनेक्टेड। ये नहीं हो सकता कि आपकी हेल्थ सही रहे और ग्लोबल हेल्थ खराब हो जाए। तो ग्लोबल हेल्थ खराब होगी तो उसका असर आप पे पड़ेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आप समझ गए होंगे कि आज जो आप महसूस कर रहे हैं ये गर्मी, और उसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आप और हम ही हैं। तो इन्हें ठीक क्या कौन करेगा, वो भी आप और हम ही कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ विल डू समथिंग बेटर फॉर द अर्थ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।